चलिए तो आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करते हैं आज कक्षा 6 की विज्ञान का तीसरा अध्याय पदार्थों का पृथक्करण। हमारे जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे उन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। क्रियाकलाप 1 सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण की कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 में तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। तो देखो इस सारणी को हम देखें। अब इसमें क्या होगा? देखो, चावलों से पत्थरों को पृथक करना क्या होता है? अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। मतलब इसका ए हो जाएगा, है ना। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। इसका ए हो जाएगा। अरे यार थोड़ा इसका ए हो जाएगा है। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। जैसे मक्खन को
का मंथन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको? मठा वो दही का मंथन करेंगे तो क्या मक्खन मिलेगा और मट्ठा। चाय की पत्तियां पृथक करना हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करने से क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? ठोस अवयवों को फेंक देना। इसमें क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। ठीक है, हर हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, इसके लिए ए हो जाएगा। हाँ ठीक है। पृथक्करण की विधियां। अब हम देखते हैं कि हम पदार्थों को पृथक किस प्रकार करते हैं, अलग अलग किस प्रकार करते हैं। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियां का उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। जैसे पहला है हस्तचयन। क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की सीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। दूसरा क्या है? थ्रेसिंग। हस्तचयन में क्या होता है? हम इस हस्तचयन मतलब बीनना, जैसे नाच से कंकड़ों को बीनना। पढ़ेंगे हम थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठे देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो इसमें थ्रेसिंग के बारे में बताया गया। थ्रेसिंग क्या होती है? जैसे किसान है, अब उन्हें अनाज की फसल उगा ली, चावलों की, तो फसल से दानों को अलग करने के लिए क्या थ्रेसिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें भूसा अलग हो जाता है और अनाज के गेहूं के दाने अलग। और जो धान होती है, धान को पराली से अलग करने के लिए क्या करते हैं? उन्हें पीटते हैं। जैसे लकड़ी के
फट्टों पर पीटते हैं, जिससे धान अलग हो जाती है और पुआल अलग। अब पढ़ेंगे हम निष्पावन के बारे में। क्रियाकलाप 3, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान हैं? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? देखो, बालू और लकड़ी के बुरादे, इनका साइज लगभग समान होगा, तो इन्हें हाथों से अलग करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इनके कण भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो क्या होगा, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्की अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। देखो, क्या होता है, किसान होते हैं, अगर अनाज में भूसा रह गया थ्रेसिंग के बाद, तो भूसे को अलग करने के लिए क्या करते हैं, अनाज को उड़ाते हैं अर्थात निष्पावन। इससे अनाज के बड़े कण तो एक या उसी जगह पर रह जाते हैं, भूसा उड़कर दूर चला जाता है। इस प्रकार इस चित्र में दिखाया गया है। हवा के साथ भूसा उड़कर दूर चला गया और अनाज वहीं रह गया। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी कण अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में उपयोग किया जाता है। आप पढ़ते हैं चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित जोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। या आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियां को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चल्ली पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार की बड़ी बड़ी चालों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। देखो, ये बालू छान रहा, महीन बालू नीचे आ जाएगी और कंकड़ एक और निकल जाएंगे। क्रियाकलाप 4, कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर
तथा आटा पृथक कर सकते हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों के में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। तो इसके लिए क्लब 4 में क्या है, हम चले चलाए आटे और चाक पाउडर को अगर एक साथ मिला लें तो हम उसे चालन द्वारा अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आटे और चाक पाउडर दोनों का आकार तथा साइज बिल्कुल सेम एक समान है, तथा उसे चालन द्वारा किस प्रकार हम अलग कर सकते हैं। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? तो यह पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम कभी दाल चावल या कोई भी उसमें थोड़ी जैसे मिट्टी के या धूल लग जाए तो उसमें जल मिलाते हैं। धूल के कारण धूल जल के साथ मिल जाती है, चावल नीचे बैठ जाएंगे और हम उसको पानी, चावल वाला पानी अलग करेंगे चावलों से, तो जो धूल है वो बाहर निकल जाएगी पानी के साथ और हमें सही चावल मिल जाएंगे। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव में के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियों पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? आप चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? निस्यंदन होगी ना। निस्तारण में क्या हम सोचते हैं कि चाय की पत्ती नीचे बैठ जाएगी, हम चाय अलग सान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चाय पत्ती चाय के साथ आ जाती है कप में, तो निस्तारण में तो अच्छा नहीं रहेगा। जो निस्यंदन होता है मतलब
उसे छन्नी से छान लेते हैं, चाय नीचे आ जाती है और चाय पत्ती पर रह जाती छन्नी में, उसे निस्यंदन कहते हैं। तो निस्यंदन अच्छी विधि होगी। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकित हो सकता है। पंकित अर्थात उसमें कीचड़ हो, कीचड़ वाला जल, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अभिलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी का पंकित जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके, एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अवसालन। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर की जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? बताएं, आप कमेंट में लिखना आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे। पॉज करके मैं बताता हूँ इसको क्या कहेंगे। इसको कहेंगे निस्तारण। ठीक है, निस्तारण के मट्टी नीचे रहेगा और जल को हम अलग कर लें। क्या दूसरे गिलास का जल अभी पंकित अथवा भूरे रंग का है? हाँ, होगा। अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े से बने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पात्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छिद्र हो सकते हैं। फिल्टर पात्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 3.2 में फिल्टर पात्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पात्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पात्र के ऊपर रेड़ते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पात्र पर ही रह जाते हैं। फिल्टर पात्र होता है, फिर शंकु के आकार में मोड़ लें, फिर कीप में रखकर धीरे धीरे छानें, तो जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो ऊपर ही रह जाएंगी और हमें बिल्कुल शुद्ध पानी मिलेगा। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रवों का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा और पनीर बनते हुए देखी हो तो क्या करते हैं, पहले दूध को कढ़ाई में गर्म करते हैं और फिर उसमें नींबू या विनेगर डालते हैं, जिससे वह दूध और पानी अलग अलग हो फट जाते हैं और फिर उसे कपड़े या छन्नी की सहायता से छानकर हमको एक ठोस पनीर आधे ठोस रूप में पनीर मिलती है और उससे पानी अलग हो जाता है। अब बाष्पन। क्रियाकलाप 6। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए।
तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरी बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम पानी में जल में नमक मिला लें तो ना तो हमें उस पानी में ऐसा लगेगा कि पानी का कलर बदल गया है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही उसमें नमक ठोस रूप में रहता है, वो घुल जाता है पूरा। लेकिन पीने में क्या लगेगा? नमकीन। अगर हमें इस मिश्रण से नमक को दोबारा प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? हम पानी को गर्म करेंगे और भाप के रूप में उसे उड़ा देंगे। तो हमें जो बचेगा वह क्या मिलेगा? नमक। वापस हमें नमक मिल जाएगा। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल से अत्यधिक मात्रा में रबड़ मिश्रित हैं। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में रबड़ मिश्रित होते हैं। इन्हीं रबड़ों में से एक रबड़ साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस रबड़ नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन रबड़ों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। देखो, साधारण नमक समुद्र जल से नमक प्राप्त करना इस चित्र में दिखाया गया है। क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है बहुत खारा होता है, उसे समुद्र के किनारे गड्ढों में भर दिया जाता है। जो धूप में समुद्र का पानी गड्ढों में भर दिया जाता है और धूप में वह वाष्पित होता रहता है और जिससे हमें पानी तो ऊपर हो जाता है और नमक रह जाता है गड्ढों में। तो इस नमक को क्रिस्टलीकरण द्वारा, केमिकल विधि द्वारा अलग करके जो हमें टाटा नमक मिलता है, बहुत डेंगरा वाला नमक मिलता है, इसी से मिल जाता, प्राप्त होता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। या किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा उसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? निस्तारित द्रव में क्या होगा? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं?
एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 3.13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस पर बताएं, आप कमेंट में लिखें। जब सारा नमक वाला जल वाष्पित हो जाता है तो केतली में क्या नमक बचेगा ना। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि का नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उससे कहाँ त्रुटि हुई? देखो, पहेली ने क्या किया, 1 किलो के नमक के पैकेट को थोड़ी सी बालू में मिला दिया। तो हो सकता है अब उसने नमक का मिश्रण मिलाया हो तो नमक और बालू का मिश्रण हो, उसको पानी में डाला हो तो नमक पूरी तरह से घुल ही नहीं पाया हो, तो पहले ही छान लिया हो, जैसे बालू में ही रह गया कुछ नमक। हो सकता है उसने कुछ पानी बहा दिया हो। बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलीय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक बिलोड़िए कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से ना घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा बिलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अम्लीय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः यह गलत हुआ जब पहेली ने
रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलयन नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा से में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। इसमें बताए अर्थात क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है कि अगर मान लो पहेली के पास ज़्यादा पानी नहीं है और फिर भी वह उससे नमक को अलग करना चाहती है, नमक को बालू को अलग करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? आइए क्रियाकलाप में हमें पढ़ते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। तो पहेली का उत्तर क्या होगा? अगर मान लो पहेली कम जल से उस पानी को बहुत कम पानी की सहायता से ही उस बालू और नमक को अलग करना चाहती, तो क्या करे वो पहेली? जल को थोड़ा गर्म कर ले, इससे नमक उसमें घुल जाएगा। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोलित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 3.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 3.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा है कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। अब प्रमुख शब्द: मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, फ्रेशिंग, निष्पावन। सारांश: हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है।
रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निष्ठारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ को संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्रा मिलता है। अब अभ्यास आप लोग स्वयं करना, ठीक है। चलो तो चैप्टर कंप्लीट हुआ।